हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में एक्सरसाइज 15.2 जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज है उसको हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आज देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। पिछली क्लासेज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको हल कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो गिवन है वह है कि एक निर्माणकर्ता औद्योगिक यंत्रों के लिए नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट, तो ये क्वेश्चन जो औद्योगिक नट और बोल्ट का निर्माण करता है, ये क्वेश्चन फिर से हमारे पास यहाँ उत्पादन संबंधी जो समस्याएं हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, वहाँ से आया। तो देखो हल करते हैं। एक पैकेट के नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नट्टू से 2.5 रुपये प्रति पैकेट और बोल्टू पर 1 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम जो उपयोग है वह 12 घंटा किया जाए तो प्रत्येक नट व बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि उसको अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो नट और जो बोल्ट के पैकेट हैं वह है एक्स और वाई। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, मैं कहूँगा कि माना कि नट व बोल्ट के पैकेटों की संख्या क्रमशः है एक्स और वाई। अब हमें बनाना क्या है, नट और बोल्ट के पैकेट है वो हमने लिए हैं एक्स और वाई। अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल की सहायता से हम इसको उद्देश्य फलन और असमीका जो व्यवरोध है, जो कंडीशन है, उनको असमीका के रूप में लिखते हैं और वहां से हम इसको ग्राफ की विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इधर वाले भाग में तो आ जाएगा नट और इधर आ जाएगा हमारे पास बोल्ट, ठीक है। यहाँ है हमारे पास मशीन ए और यहाँ है हमारे पास मशीन बी, ठीक है। और यहाँ हम मान लेते हैं इसकी मात्रा, संख्या, पैकेटों की संख्या वो हमने मानी एक्स और वाई। और फिर ये लाभ भी कमाता है। यदि लाभ की कंडीशन देखें तो लाभ भी हम देखते हैं, प्रति पैकेट जो लाभ है वह नट पे कितना है और बोल्ट पे कितना है। नट पे देखें तो नट पे हमारे पास 2.5 रुपये है और बोल्ट पे 1 रुपया है। ये हुआ 2.5 रुपया और ये हुआ 1 रुपया, ठीक है। अब हमारे पास अगर नट को बनाने के लिए मशीन ए पर कितना काम करता है, मशीन बी पर कितना समय लेता है, ये हमें देखना है। तो नट को बनाने के लिए मशीन ए पर 1 घंटा लेता है और मशीन जो बी है और उस मशीन पर वह 3 घंटे कार्य करता है। उसके बाद में देखें तो बच्चों हमारे पास यहाँ से जो बोल्ट है, उस बोल्ट का जो निर्माण करता है वह मशीन ए पर जो समय लेता है वह है 3 घंटे है, 3 घंटे है और जो बी पर है वह है 1 घंटे, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि ये जो मशीन है ये अधिकतम हमारे लिए 15 घंटे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। अधिकतम 12 घंटे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब या तो आप इसको 12 घंटे चलाओ या 12 घंटे से आप इसको क्या चलाओ, कम चलाओ। तो इसका मतलब हो गया लेस देन 12 और लेस देन क्या हो गया 12। दोनों मशीनों का हम 12 घंटे से कम का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन में हम निकालेंगे जेड इक्वल टू क्या होगा कि हमें अधिकतम लाभ कमाना है। एक पैकेट पर नट के यदि हमें 2.5 रुपये मिलते हैं और एक पैकेट बोल्ट पर हमें 1 रुपये का लाभ होता है, तो एक्स और वाई पैकेट है तो इन पे हमारे पास अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा 2.5x और प्लस क्या आ चुका है वाई। ये हो चुका है उद्देश्य फलन। अब हम बात करते हैं व्यवरोध की, कंडीशन की। कंडीशन क्या है, यहाँ से हम मशीन ए का अधिकतम उपयोग 12 घंटे कर सकते हैं और मशीन बी का भी अधिकतम उपयोग क्या कर सकते हैं 12 घंटे। परंतु एक नट के पैकेट को बनाने के लिए मशीन ए पर हमें 1 घंटा सब उपयोग करना होगा और मशीन बी का हमें 3 घंटा।
ऐसे ही बोल्ट को बनाने के लिए हमें मशीन ए पर 3 घंटा और मशीन बी पर 1 घंटा हमें उसको उपयोग में लेना होगा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आती है, देखो 1 इंटू एक्स, एक पैकेट को बनाने के लिए 1 घंटा आ रहा है, तो एक्स पैकेट बनाने के लिए हमारे पास कितना उपयोग करना होगा, एक्स टाइम। ठीक है, ऐसे ही बोल्ट का जो मशीन ए पर उपयोग है वह है हमारे पास 3 घंटा एक पैकेट के लिए, तो वाई पैकेट बनाने हैं तो वहां से कितना जाएगा 3y। तो ये बन गया x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल क्या हो चुका है 12। अगले वाले में देखें तो हमारे पास आ चुका है 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल 12। हमें पता है जो नट और जो बोल्ट है इनके पैकेटों की संख्या हमेशा 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब मैं देखो इसको शॉर्ट रूप में आपको बताने की कोशिश करता हूं। शॉर्ट रूप में यदि हम हल करते हैं तो मैं यहीं इसकी टेबल बनाता हूं और यहीं से मैं इसका जो असमीका का जो हल क्षेत्र है वो बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको एक बार नीचे लिख लेता हूं। यहां लिखा हमने, तो यहां से आया 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 12। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। यदि हम इसकी टेबल बनाते हैं तो यहां से हमारे पास टेबल से प्राप्त होता है x और क्या आया y। यदि मैं कहूं x का मान 0 है तो y का मान हमारे पास 4 प्राप्त होता है, और y का मान यदि 0 है तो हमारे पास x का मान प्राप्त होता है 12। ऐसे यदि हम यहां से बात करें तो यहां भी हमारे पास, ठीक है, यहां से यदि हम बात करते हैं तो x और y, यहां से हमारे पास x का मान 0 तो y का मान आता है 12, और y का मान 0 तो x का मान आता है 4। अब उसके बाद में हम देखते हैं ये वो है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये कहानी हो रही है कि इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा। यदि मैं x और y की जगह 0 0 पुट करता हूं तो यहाँ कंडीशन आती है कि 0 इज लेस देन क्या आता है 12, जो कि हमें क्या नजर आ रही है, सत्य या असत्य, फॉल्स नजर आ रही है। अगर फॉल्स नजर आ रही है तो इसका जो हल क्षेत्र है वह किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। सेकंड वाले के लिए बात करते हैं तो इसका तो हल क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं पहले वाले समीकरण का। दूसरी वाले में भी वही कंडीशन रखते हैं, तो 0 0 यहां रखा तो 0 इज लेस देन इक्वल क्या है 12। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, 0 इज लेस देन, ओ सॉरी, मूल बिंदु की ओर होगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ओर होगा। ऐसे ही मैं यहां कहूं तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसलिए इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, दोनों का हल क्षेत्र आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे डिनोटेट करते हैं। यदि मैं ग्राफ पे डिनोटेट करूं तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं ताकि हमें स्टर्म की हल करने में भी आसानी हो। तो देखो बच्चों, यदि हम इसका ग्राफ डिनोटेट करते हैं तो ग्राफ डिनोटेट में देखो हमारे पास क्या आता है। ग्राफ में देखें तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास यहां से y अक्ष है। ये मान लेते हैं मूल बिंदु वो है, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 12 तक है, तो हम 2 2 के भी ले सकते हैं। तो हम यहां से कहेंगे पैमाने में 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और यहां देखें तो हम इसको आगे बढ़ा दें और यहाँ 14 तक ले सकते हैं। ऐसे ही यहां से पैमाना ले तो 2 4 6 8 10 और क्या आ चुका है 12 और आ चुका है 14। पहला पॉइंट देखें तो पहला है 04, 04 कहाँ आएगा, यहाँ। दूसरा पॉइंट देखें तो वह है 12 0, ये पॉइंट आया। इन दोनों को मिलाते हुए यदि हम रेखा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ है, मूल बिंदु की ओर है। तो मूल बिंदु की ओर है तो हमारे पास ये जो इलाका है वो आ चुका है, ये जो एरिया है। अगले वाले में देखें तो 0 12 है तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट आया ये, और 4 0 है तो यहाँ से पॉइंट आ चुका है ये। इन दोनों को मिलाते हुए यदि रेखा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से रेखा गुजरती है, और इसका भी जो हल क्षेत्र है वह देखें तो हमारे पास किसकी ओर है, मूल बिंदु की ओर है। इन दोनों जो असमीकाएं हैं, इन दोनों असमीकाओं का यदि हम सुसंगत या हम कहें उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखें तो वह उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारे पास प्राप्त होता है ये वाला जो भाग है, ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है। अब हम यहाँ से इसके कोणीय बिंदु की बात करते हैं तो यह हो चुका है 0। यहाँ से बिंदु का निर्देशांक जिसको हम a मान लेते हैं और इसका निर्देशांक आया है 4 0, हम इसको b मान लेते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसको हम c मान लेते हैं तो इसका निर्देशांक आता है 0 4, ठीक है।
अगर आप ग्राफ में इसको डिनोटेट करते हो तो ग्राफ में आपको आसानी से ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि पॉइंट कौन कौन सा है। परंतु मैं यहां से देखूं तो हमारे पास ग्राफ में ये पॉइंट आएगा 3 और 3। अब हमें इसके इष्टतम की क्या करनी है, गणना करनी है। तो मैं यहां से ऐसे लिख दूंगा कि इष्टतम की गणना, यदि हम यहां से इष्टतम की गणना देखें तो हमारे पास यहां से इष्टतम की गणना के लिए, चलो उधर लिख लेते हैं, इसका काम हो चुका है अपने पास। तो यहां से इष्टतम की गणना देखते हैं। तो देखो इष्टतम की गणना करते हैं तो हमारे पास आएगा इष्टतम की गणना। इष्टतम की गणना के लिए हमें कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कोणीय बिंदु भी आ चुके हैं और यहाँ से हमारे पास उद्देश्य फलन भी हमारे पास है। तो मैं एक तरफ तो लिखता हूं यहाँ से कोणीय बिंदु और एक तरफ लिखता हूं मैं यहाँ से उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन देखें तो z बराबर हमारे पास आया था 2.5x प्लस आया था y। ठीक है, सबसे पहला कोणीय बिंदु देखें तो मूल बिंदु देख लेते हैं O, जहां 0 0 है। दूसरा बिंदु A देखें जिसके निर्देशांक हमारे पास 4 0 है। अगला वाला B देखें तो हमारे पास यहाँ से इसके निर्देशांक है 3 3 और इससे अगला वाला पॉइंट C देखें तो उसके निर्देशांक है हमारे पास 0। इनको हम उद्देश्य फलन में रखते हैं। यदि हम इनको उद्देश्य फलन में रखते हैं तो हम यहाँ से प्राप्त कर, इसका मान आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ से आ चुका है 6 और 7.5 और 3 मतलब 10.5 और यहाँ से आ चुका है 4। यहाँ से हम इसका अधिकतम मान देखूं तो अधिकतम मान कितना है 10.5 है। अधिकतम मान कितना है अपने पास 10.5। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो टेबल आई, इस टेबल की सहायता से हमने इनको हल किए। यहाँ से अधिकतम मान देखें तो अधिकतम मान आया हमारे पास 10 पॉइंट क्या आ चुका है 5 आ चुका है, ये जहां आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से 10.5 आ चुका है। तो हम कहेंगे कि इसलिए कोणीय बिंदु, कौन सा कोणीय बिंदु B और ये है पॉइंट 3 पर अधिकतम जो लाभ है, अधिकतम लाभ वह है 10.5 है। तो हमें पूछा गया है कि इनके पैकेटों की संख्या बताओ। तो हम कहेंगे कि नट के पैकेट हम लेंगे, इसलिए नट के पैकेट वह हो जाएंगे हमारे पास 3 और यहां से देखें तो बोल्ट के पैकेट वो भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो चुका है, हल हो चुका है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ से 5, वो भी एक उत्पादन संबंधी समस्याओं का क्वेश्चन है। आप इसको सबको फेयर कॉपी में आपको करना है काम, और फेयर कॉपी में काम करना कैसे है, जो कि मैंने पहले और दूसरे वीडियो में 15.1 के पहले और 15.2 के पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में, या मैं कहूं कि पिछले दो जो वीडियो हैं उन दोनों वीडियो में बताया गया है कि हमें फेयर काम किस प्रकार से करना है। ठीक है, एक बार बच्चों में देख लेता हूं, थोड़ी सी स्क्रीन साइड में हो गई है, नहीं सही है बिल्कुल। तो देखो उसके बाद में हम हल करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी उत्पादन संबंधी समस्याओं से है और यहाँ से हमारे पास है कि एक व्यापारी पंखे तथा सिलाई मशीन खरीदना चाहता है। उसके पास निवेश के लिए केवल 5760 रुपए। हमें कहा गया है कि एक व्यापारी है और उस व्यापारी के पास केवल और केवल 5760 रुपए, उससे अधिकतम उसके पास रुपए नहीं। उसके बाद में है और अधिकतम 20 वस्तुओं को रखने के लिए स्थान उपलब्ध है। वो ये कह रहा है कि उसके पास, उस व्यापारी के पास जो स्पेस है वो केवल और केवल उस स्पेस में 20 वस्तुएं रख सकता है और अधिकतम उसके पास 5760 रुपए। उसके बाद में है एक पंखे और एक सिलाई मशीन की कीमत है वो क्रमशः 360 और 240 रुपए है। यह है एक पंखे व सिलाई मशीन को बेचने पर क्रमशः है 22 रुपए और 18 रुपए का लाभ कमाता है कि वह पंखे, और यदि वह एक सिलाई मशीन को बेचता है तो उस पर उनके इतने रुपए का लाभ होता है। यह मानते हुए कि वस्तुएं खरीदता है व्यापारी कि वे सभी वस्तुएं वह बेच सकता है और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने पंखे और सिलाई मशीन खरीदनी होगी। हमें कहा गया कि उसको जो वस्तुएं खरीदता है उस पर उसको अधिकतम लाभ चाहिए, तो वह अधिकतम लाभ चाहिए और उसके पास कंडीशन ये है कि उसके पास 5760 रुपए है
और साथ साथ में ये भी है कि उसके पास जो स्थान है रखने के लिए वह कितना है, केवल और केवल वह 20 वस्तुएं ही रख सकता है। 20 वस्तुओं में केवल और केवल पंखे और क्या है, सिलाई मशीन ही शामिल है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां से कि माना कि पंखे व सिलाई मशीन की संख्या क्रमशः है x व y, ये हो चुकी है। अब हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां तो हो जाएगी हमारे पास पंखा या पंखे, और यहां हो जाएगी हमारे पास सिलाई मशीन। ठीक है, अब उसकी मात्रा संख्या कितनी मानी हमने, यहां से संख्या मानी x और y, पहली कंडीशन आ चुकी है। दूसरी है उसके पास रुपए, एक पंखे के कितने पैसे लगते हैं या कीमत खरीद सकते हैं, कीमत खरीदने की, कीमत है। ठीक है, किसकी, खरीदने की, खरीद। ठीक है, कीमत है उसके खरीद की, और वह कीमत कितनी है, यहां से एक पंखे को वह 360 में और सिलाई मशीन को 240 रुपए में खरीदता है, 360 और 240, और लाभ है उसके पास जो एक पंखे को यदि वह पुनः बेचता है तो उस पे लाभ आ रहा है 22 रुपए, और सिलाई मशीन पर आ रहा है हमारे पास यहां से 18 रुपए। ठीक है, तो ये कहानी। अब अधिकतम उसके पास जो रखने का स्थान है उसमें वह कितनी वस्तुएं रख सकता है, 20, तो 20 रख सकता है। इसका मतलब ये जो x और प्लस जो y है, इनकी जो अधिकतम हमारे पास रखने का स्थान है वो क्या होगा, या तो 20 रखेगा या 20 से क्या रखेगा, कम रखेगा। तो यहाँ x और प्लस y लेस देन क्या हो जाएंगे, 20। अब कहा गया है कि एक पंखे की कीमत खरीदने की इतनी है, तो x पंखे को खरीदेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसको खरीदेगा, एक सिलाई मशीन को खरीदता है तो वह 240 रुपए में खरीदता है, तो y सिलाई मशीन खरीदेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके पास जो हमारे पास रुपए हैं अधिकतम वो कितने हैं, 5760, तो वो लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, या तो जो खरीदता है पंखे और सिलाई मशीन वह 5760 रुपए होगा लास्ट बिल, या फिर उससे कम में खरीदेगा। यदि हम लाभ की बात करें तो लाभ हमारे पास इतना आ रहा है, तो पहली कंडीशन आती है यहाँ से उद्देश्य फलन के लिए। यदि हम उद्देश्य फलन देखें तो उद्देश्य फलन z, एक सिलाई मशीन एक पंखे पर 22 रुपए का लाभ है, तो x पंखे पे कितना हो जाएगा 22x, और दूसरे हमारे पास सिलाई मशीन पर एक सिलाई मशीन पर 18 रुपए का लाभ है, तो y पे कितना हो जाएगा 18y, ये उसको टोटल लाभ होगा, और ये हमें अधिकतम प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके व्यवरोध की। यदि मैं यहाँ से व्यवरोध के लिए देखूं तो व्यवरोध के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या आ रही है कि x प्लस वाई लेस देन क्या होना चाहिए, x प्लस वाई लेस देन क्या होना चाहिए 20। मतलब जो रखने के स्थान है, इन जो सिलाई और मशीन है और जो पंखे इनको जो रखेगा वह या तो 20 होंगे या 20 से क्या होंगे, कम होंगे। और दूसरी जो कंडीशन है वह क्या है, 360x प्लस 240y, वह भी लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए 5760 रुपए होना चाहिए। ठीक है, और x का मान और y का मान ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हो रहा है। अब हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए टेबल बनाता हूं, तो यहां से इसके लिए हम टेबल बनाते हैं हल करने के लिए। तो यहां से तो आया x, यहां से आया y, यदि x का मान 0 हो तो y का मान आता है 20, यदि y का मान 0 हो तो x का मान भी आता है 20। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, शायद जो भी कॉमन आए उसके द्वारा पहले तो 0 0 को हम कट कर देते हैं। 0 0 कट किया तो यहाँ से आया 36x प्लस 24y और लेस देन इक्वल 576। ठीक है, अब और छोटा बनाते हैं, और छोटा बनाते हैं तो हम देख रहे हैं किसका भाग जा रहा है, 12 का जा रहा है। ठीक है, 12 का जा रहा है तो 3x और प्लस यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2y, वह भी लेस देन इक्वल, यहाँ से दे 12 चौक 48 और यहाँ से 48 में भाग दिया तो हमारे पास बचे यहाँ से 9 और 9 बचे, और उसके बाद में देखे तो 9 बचे तो यहाँ से 96 हुआ, और 12 चौक 48, 12 इंटू 96, तो यहाँ से आ चुका है 48। ठीक है, अब हम इसके लिए टेबल की रचना करते हैं। टेबल की रचना करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आता है x और ये आ चुका है y। ठीक है, हम कहते हैं कि जब x का मान यदि 0 पर जाता है तो y का मान क्या हो जाएगा,
2 का भाग इसमें देते हैं तो 24 आ जाएगा। और यदि हम कहें y का मान यदि 0 पा जाता है तो x का मान कितना आएगा 1 और 6 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हल क्षेत्र देखते हैं। हल क्षेत्र देखें तो सबसे पहली कंडीशन 0 + 0 लेस देन इक्वल क्या हुआ 20। हल क्षेत्र देखने के लिए x को y की जगह क्या कर देते हैं 0 रखते हैं। 0 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन आती है कि 0 इज लेस देन क्या हुआ 20। 0 इज लेस देन 20 पाया जाता है तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किसकी ओर होगा मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि ये खत्म क्या पाया जाता है 70। तो यहाँ से हो चुका है मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरे वाले के लिए कंडीशन देखते हैं तो इसी में रख लेते हैं। तो 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन क्या आया 48। एक बार फिर से ये कथन क्या पाया गया है 70। तो इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ हो जाएगा मूल बिंदु की ओर होता है। ठीक है, मूल बिंदु की ओर। अब ये दोनों कंडीशनों में हमारे पास मूल बिंदु की ओर है तो हम इसका ग्राफ की रचना करते हैं, जिसमें हमारे पास उद्देश्य फलन z बराबर 22x + 18y है। मैं ये इधर लिख लेता हूं ताकि आगे जैसे ही हम हल करते हैं तो उसमें आसानी हो। अब हम बात करते हैं यहां से इसके इष्टतम की गणना की। तो देखो इष्टतम की यदि हम गणना करते हैं तो यहां से हम कहेंगे इष्टतम की गणना। यदि यहाँ से इष्टतम की गणना करते हैं तो इष्टतम की गणना में देखो क्या क्या आएगा, वही हम टेबल बनाते हैं। ओह सॉरी, इष्टतम की गणना से पहले हम इनका ग्राफ या आलेख खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें तो हमारे पास आता है एक्स अक्ष पर यदि हम मापांक लें तो साइड में 4 का ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आया 4 और फिर आया 8, फिर आया 12, फिर आया 16, फिर आया 20, फिर आया 24, फिर आया 28। ऐसा मैं इधर भी कर सकता हूँ 4, यहाँ से 8, फिर 12, फिर 16, फिर आया 20, फिर आया 24 और यहाँ से आ चुका है 28। ये था हमारे पास y अक्ष, ये है मूल बिंदु और ये है हमारे पास यहाँ से x अक्ष। अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले वाले टेबल से हम आलेख खींचे तो 0 20 हमारे पास ये पॉइंट आता है, दूसरा भी हमारे पास 20 0 है तो ये पॉइंट आता है। तो यहाँ से इनको मिलाते हुए रेखा खींचते हैं तो ये इस प्रकार से आती है और इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ आ रहा है मूल बिंदु की ओर। तो ये इसका हल क्षेत्र बन चुका है। अगले वाले ग्राफ से देखें तो वहां से x का मान 0, y का मान 24, तो ये पॉइंट आएगा। और उसके बाद में देखें तो उधर हमारे पास 16 और 0 दे रखा है दूसरा पॉइंट, तो ये आता है। इनको मिलाते हुए यदि हम रेखा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से रेखा आती है। इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ है मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु की ओर है तो हम देखेंगे कि इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा भाग आ चुका है। ये जो भाग देख रहे हो आप, ये इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र भाग आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम इसके कोणीय बिंदु देखें तो पहला कोणीय बिंदु A बराबर कौन सा आया 16 0, दूसरा आया B जो हम देखेंगे क्या आएगा, तीसरा आया C और उसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक है 0 और 20। ठीक है, यदि आप इसको ग्राफ में खींचते हो तो आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरा जो कोणीय बिंदु आ रहा है B, उसका निर्देशांक आ रहा है 8 और क्या आ रहे हैं 12। अब हम इसमें क्या करते हैं इष्टतम की गणना करते हैं। तो इष्टतम की गणना के लिए देखो यहां से इष्टतम की गणना देखें तो इष्टतम की जो गणना आ रही है वह आ रही है इष्टतम की गणना। यदि हम इष्टतम की गणना देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, किस किस की जरूरत है हमें, कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन की। उद्देश्य फलन फिर से मिटा दिया तो देखो यहां से हमारे पास आएगा कोणीय बिंदु और इधर से आता है हमारे पास उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन देखें तो हमारे पास z बराबर हमने क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था यहाँ से यदि z बराबर देखें तो z बराबर आया था 22x + 18y। 22x + 18y क्रिएट किया था। ठीक है, सबसे पहला कोणीय बिंदु देखें तो हमारे पास मूल बिंदु है O जो हम कहेंगे 0 0 है, दूसरा है A और उसके निर्देशांक है 16 और 0, दूसरा है B और उसके निर्देशांक है 8 और 12 और चौथा है हमारे पास C और उसका निर्देशांक है 0 और 20। यदि ये रखते हैं तो पहले वाले में आ चुका है 0, दूसरे वाले को करते हैं 16 दूनी 32 और 32 से 3 हो चुके हैं 35, 352। उसके बाद में यदि हम इसको करें तो 8 8 16 170 पहले वाले से, दूसरे वाले से 8 दूनी 36, 3 18 21, यहाँ से आ चुका है 2 8 और 9 और यहाँ से आ चुका है 3, तो यह आ चुका है 392। उसके बाद में देखें तो अगला वाला है हमारे पास, तो यहाँ से आ चुका है 360। हमें क्या पूछा गया है, इसका
अधिकतम मान देख लेते हैं। एक बार क्या पूछा गया, अधिकतम के लिए पूछा गया। तो यदि मैं यहाँ से अधिकतम देखूं तो हमारे पास यहाँ से अधिकतम कितना आ रहा है 392। तो हम कहेंगे कि इसलिए कोणीय बिंदु बी एट 12 पर अधिकतम और क्या था लाभ, तो अधिकतम जो लाभ है वह कितना मिलेगा 392। यदि वह व्यापारी आज हमारे पास जो पंखे बनाता है, पंखे वाला क्वेश्चन था, 8 यदि वो पंखे बनाता है, 12 यदि वह सिलाई मशीन बनाता है, तो उसे अधिकतम लाभ 392 रुपए होगा कि जब वह प्रत्येक पर, यदि वह जो पंखे पर है प्रत्येक एक पंखे पर 22 रुपए और सिलाई मशीन पर 18 रुपए कमाता है, लाभ कमाता है, तब की बात। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम फिर इसके आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन बड़े हैं, टाइम लग रहा है। आप भी जब फेयर कॉपी में जो काम कर रहे हो वो क्वेश्चन देख के और टेबल देख के अच्छे से काम करो। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल को राकेश शर्मा मेथड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।